हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन के बारे में आपको पता है कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए और साथ में ये कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चंस? इसका नोटेशन होगा ए ओब्लिक बी एंड ये दोनों नंबर्स डी जो इंटीग्रल डोमेन है वहां से आएंगे और v नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वी कैन राइट लाइक a अपॉन b। ठीक है। सो हम इसको इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, तो उस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एंड अगर दो क्वेश्चंस इक्वल होते हैं, अगर a ओब्लिक b और c ओब्लिक d अगर इक्वल होता है देन ad इंटू बी सी इक्वल होगा। ठीक। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी। और यहाँ पे ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज डी कॉम्यूटेटिव है। तो चाहे हम यहाँ पे ए डी लिखें या डी ए लिखें या बी एस सी लिखें या सी ई बी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से अगर दो क्वेश्चंस को हम ऐड करते हैं तो दैट विल बी लाइक दिस, ए डी प्लस बी सी ओब्लिक बी डी। तो आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे हम सिंपल लोअर क्लासेस में रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सेम दैट वे। और मल्टीप्लिकेशन है, सो अगर दो क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं दैट विल बी ए सी ओब्लिक बी डी। सो अगर हम इस ऑल द ऑर्डर पेयर्स जो ए कॉमा बी जो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसको हम ये नोटेशन यूज करते हैं, ए कॉमा। ठीक। ए ओब्लिक बी को हम ए कॉमा बी से नोट करेंगे और इस पूरे सेट को हम एम बोल देते हैं। मीन सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स जितने भी पॉसिबल होंगे इंटीग्रल डोमेन डी में। और डेफिनेटली बी इक्वल टू जो सेकंड प्लेस में नंबर लेना वो ऑलवेज हमने नॉन जीरो नंबर लेना, जीरो नहीं लेना। तो हम सबसे पहले इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। सो ए quotient, this quotient is related to second quotient if like this, mean to that a oblique b are related to c oblique d या a comma b are related to c comma d if only if a d का जो प्रोडक्ट है वो b c के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो कोई क्वेश्चन हमने एम में ले लिया तो ये क्वेश्चन अपने साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक। तो स्टूडेंट्स, हम ए बी को हम बी डी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी डी बिकॉज डी इज कॉमोटेटिव। अगर कॉमोटेटिव है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉमोटेटिविटी होती है, कॉमोटेटिव रिंग होता है तो डेफिनेटली अंडर मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट लाइक दिस। और ये ऐसे है तो वी कैन राइट लाइक दिस, ए के नीचे बी लेके जाएंगे और यहाँ बी के नीचे एक ले जाएंगे, सो वी गेट दिस। इट मीन दैट ए बी या ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, हेंस रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में दो एलिमेंट ले लिए हमने, एक ए कॉमा बी ले लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन सी कॉमा डी ले लिया। और डेफिनेटली ए बी और सी डी जो होंगे डी से आएंगे, बी नॉन जीरो होगा, डी नॉन जीरो होगा। ठीक। और सच तरह इस तरह से लिए कि ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी से रिलेटेड है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सी कॉमा डी भी ए बी से रिलेटेड है। ठीक। जो रिलेशन ए कॉमा बी का सी कॉमा डी के साथ है वही रिलेशन सी कॉमा डी का ए कॉमा बी के साथ होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे रिलेशन की डिफाइनिंग लगा दी। अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है तो इट मीन दैट ए डी इंटू ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। और ये कॉमोटेटिव है तो हम इसको
ए डी को डी ए लिख सकते हैं, सी बी को ये लिख सकते हैं, और इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो फ्रॉम हियर we can say CD equal to AB. Yeah, that is C comma D related to A comma B. So hence it is a symmetric. Now come to transitive. ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट ले लिया हमने, और हमने ये ले लिया साथ में कि ए बी जो है वो सी डी के साथ रिलेटेड है और सी डी जो है वो ई एफ के साथ रिलेटेड है. बाकी कंडीशंस एज इट इज. आपका सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो इट मीन दैट अब हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा बी ई कॉमा एफ के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए. तो ये रिलेटेड है, इट मीन दैट ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, और सी डी ई एफ के रिलेटेड है तो सी एफ जो होगा वो डी ई के बराबर होगा. सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया. अब एफ नॉन जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक, नॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और उस यहाँ पे हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और बी भी नॉन जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सो हम इससे क्या हुआ कि ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस जो है वो सेम हो. ठीक, और ये सेम हो गया तो इट मीन दैट ए डी एफ जो होगा वो बी डी ई के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन जो है वो डी है. तो कॉमोटेटिव वजह से हम इस डी को राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं दोनों तरफ, और डी नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो है, सो कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा. डी आपका इंटीग्रल डोमेन भी है, सो डेफिनेटली इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए एफ माइनस बी ई इंटू डी. तो डी नॉन जीरो है तो डेफिनेटली ए एफ जो होगा वो माइनस बी ई के बराबर होगा, दैट इज ए एफ इज इक्वल टू बी ई. सो अगर ये है तो इट मीन दैट ए बी रिलेटेड टू ई एफ. तो इट मीन दैट ये रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया होने, तो इट मीन दैट ये जितनी भी क्लासेस बनाएंगे, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी, वो क्लासेस एक पार्टीशन का काम करेगी, वो एक पार्टीशन बना देगी सेट एम के लिए. ठीक, तो नाउ वी मेक अ फील्ड. हम फील्ड बनाएंगे अभी एक, और उस फील्ड को बोलेंगे फील्ड ऑफ क्वोशंट्स. तो एक नोटेशन तो ये यूज कर रहे हैं हम नाउ, रेक्टेंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, ए कॉमा बी द इक्विवेलेंस क्लास इन एम of A comma B, and let F be the set of all the equivalence classes of A comma B where A और B जो D में आएगा और B not equal to 0. तो हमने F एक सेट मान लिया जिसमें सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, और जितनी भी D इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकता है, ठीक, तो वो हमने सारी क्लासेस F में ले ली. और आपको मैंने बता दिया कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो ऑलवेज पार्टीशन बनाएंगे डी के लिए. तो उससे क्या होता है, वो यूनिकनेस आ जाती है कि अलग अलग एलिमेंट्स बन जाएंगे. तो हमें ये ढूंढना है कि ये जो एफ सेट लिया ये फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा. अब फील्ड बनना है तो हमें सबसे पहले दो ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ेंगे, प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन. फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, और फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव. तो सबसे पहले इसको फील्ड शो करने से पहले सबसे पहले हमने एडिशन डिफाइन कर लिया. ठीक, एडिशन डिफाइन कर लिया. ये दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी. इन दोनों का एडिशन जो आएगा वो ए डी प्लस बी सी कॉमा बी कॉमा डी. सेम एज इट इज, जैसे हम दो क्वेश्चंस को ऐड कर रहे थे, सेम डिफाइनिंग है. अब हम चेक करेंगे कि ये जो एडिशन है ये क्या वाकई वेल डिफाइंड है भी कि नहीं. तो पहली बात देखो, ये एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में है तो डेफिनेटली बी भी नॉन जीरो होगा, डी भी नॉन जीरो, और बी और डी नॉन जीरो है, और साथ में डी जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो बी इंटू डी का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, क्योंकि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता. सो इट मीन दैट ये जो इक्विवेलेंस क्लास बनी ये भी एफ के अंदर. तो इट मीन दैट ये बोल सकते हैं आप क्लोजर तो होल्ड करेगी.
तो इट मीन दैट सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड है भी कि नहीं है एडिशन। तो हमने दो इक्विवेलेंस क्लासेस ले ली, ये इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इन दोनों के जो एडिशन है बी कॉमा सी, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी का, वो एडिशन ए डैश कॉमा बी डैश और सी डैश कॉमा डी डैश की बराबर आना चाहिए। तो ये मैं आपको लिख दूं कि ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर ये डिफाइनिंग से ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो ये इक्वल आना चाहिए। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो सिंस ये हमने ले लिया कि दे आर इक्वल, सो व्हाइल यूजिंग द डिफाइनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ए बी डैश जो होगा वो बी ए डैश के बराबर आएगा और सी डी जो आएगा वो सी डी डैश जो आएगा वो डी सी डैश आएगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे हमने ये चीज एक कम्यूटेटिविटी लगा दी कि सारे के सारे नंबर डी से आ रहे हैं, डी डेफिनेटली कम्यूटेटिव है, और यहाँ पे भी हमने ये कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास देखो ए बी डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, बी ए डैश। उसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास सी डी डैश है, सी डी डैश है वो डी सी डैश के बराबर आ गया। तो इन दोनों में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, आपको बोला मैंने। तो यहाँ से इजीली बी और डी को हम लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी प्रूव दिस। तो इट मीन दैट दिस एडिशन इज वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तो जीरो एलिमेंट क्या होगा, तो जीरो कॉमा बी विल बी जीरो एलिमेंट एंड डेफिनेटली बी यहाँ पे नॉन जीरो होगा। सो दिस एलिमेंट विल बी जीरो एलिमेंट दिस एडिशन। और जब इनवर्स की बात करेंगे तो माइनस बी कॉमा माइनस बी माइनस ए कॉमा बी विल द नेगेटिव ऑफ दिस वन। ठीक, तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि हमारे पास अब इसको अगर हमने इसको हम चेक करें तो ये डेफिनेटली हमारे पास इस टाइम एवेलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। ठीक, और स्टूडेंट्स देखिए अगर ये जीरो एलिमेंट है तो डेफिनेटली अगर हम जैसे ये एलिमेंट ले लिया हमने, अब जरूरी नहीं यहाँ पे अपने बी ही लेना है, मैं यहाँ पे कुछ सी ले लेता हूँ। सपोज करो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट ले लिया हमने, इसको चेक कर लेना जीरो एलिमेंट क्यों बनेगा। तो मान लो मैंने सी कॉमा डी ले लिया एलिमेंट और इसके साथ मैंने ऐड किया जीरो कॉमा डी। तो अगर हम ये वाले डिफाइनिंग लगाएंगे, जो प्रॉपर डिफाइनिंग करी हमने, ये वाला जो एडिशन डिफाइन करा, तो इसमें है ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी कॉमा बी इंटू डी। तो बाई दिस व्हाट वी गेट, सी इंटू बी प्लस दिस इंटू दिस जीरो आएगा और यहाँ पे बनेगा डी इंटू बी। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें तो हमारे पास बन गया इस दिस वन, और इनमें दोनों में बी कॉमन है तो सी कॉमा बी ओवर बी कॉमा डी टाइप आ गया। तो बी भी कैंसिल हो जाएगा तो वी लेफ्ट विथ सी कॉमा डी एंड दैट इज सी लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई ये जीरो एलिमेंट है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी ऐसे होगा कि जैसे अगर हम माइनस ए कॉमा बी क्लेम कर रहे हैं, ए कॉमा बी का, तो यहाँ पे जीरो है, इनको चेक करना है, दोनों को ऐड करके आना चाहिए जीरो एलिमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, डिफाइनिंग लगाएंगे माइनस ए इंटू बी और यहाँ पे बनेगा बी इंटू ए और कॉमा बी इंटू बी बी स्क्वेयर। तो डेफिनेटली ये जीरो बन गया, जीरो कॉमा बी स्क्वेयर। सो जीरो कॉमा बी स्क्वेयर को हम बी स्क्वेयर लिखें या जीरो कॉमा बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज दिस वन, सो दैट्स व्हाई इट इज
0. So F is abelian group under this addition. Now मल्टीप्लिकेशन, ये फील्ड है तो एक और ऑपरेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। तो सेम जैसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं ए सी कॉमा बी डी, तो यहाँ पे ऑब्वियस बी और डी सेम पहले जो लॉजिक लगाया वही। डी आपका कैपिटल डी जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, सो दैट्स वाई बी डी भी नॉन जीरो होगा। सो एफ बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब वेल डिफाइंडनेस चेक करनी है तो सेम ये होल्ड करना चाहिए, दो हमने एक को लिया ये इसके को लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। सो दैट्स वाई हमें ये प्रूव करना। तो ये हमने माना कि इक्वल है, तो ए बी डैश जो होगा वो बी ए डैश के बराबर आएगा और सी डी डैश जो है वो डी सी डी डैश इसके बराबर। तो सेम यहाँ पे हमने ये चीज लेके चले और यहाँ पे हमने कॉमोडेटिविटी लगा दी इन दोनों के बीच में, और ए बी डैश जो है वो बी ए डैश के बराबर आ गया और सी डी डैश जो है वो डी सी डैश के बराबर आ गया। तो यहाँ से बी डी हमने लेफ्ट में रख लिया, so they are equal. So this multiplication is well defined. Now this d comma d will the unit element, क्योंकि d comma d है तो obviously नॉन जीरो होगा d के साथ में। तो डिफाइनिंग में ये कि सेकंड एंट्री तो नॉन जीरो होनी, ठीक। तो d comma d का मतलब वन वो एक तरह से, so is this and c into c कॉमन डी का इनवर्स जो होगा टी सी हो जाएगा। सी नॉन जीरो होना चाहिए, विल द इनवर्स ऑफ दिस। यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं क्यों होगा ये। जैसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डी क्यों होगा, जैसे ए कॉमा बी ले लिया और डी कॉमा डी ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ए डी बी डी, ठीक। तो डी कॉमन है दोनों तरफ, तो हम यहाँ से ए कॉमन बी, तो जो हमने ऐड किया वही वापस आ गया। तो इट मीन दैट दिस इज यूनिट एलिमेंट। और इनवर्स की बात करें तो हमने क्या लिया, डी कॉमा सी और इनटू सी कॉमा डी, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेगा, डी इंटू सी एंड सी इंटू डी, डेफिनेटली सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद डी कॉमा डी, ठीक। वन बाय डी डी भी कैंसिल होना तो वन आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन दैट इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा जो नॉन जीरो होगा, जो डी इज नॉन जीरो तो सी भी नॉन जीरो होना चाहिए, डी सी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इट मीन दैट F is a abelian group under this multiplication for non-zero elements. ठीक। So Bhavatiya distribution. So this is just a rotation computation to see this is the distribution law hold in F. So F is a field. So you see हमने अभी quotient field मैं दोनों के दोनों ऑपरेशंस डिफाइन कर लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, दोनों ऑपरेशंस के लिए यूनिट्स एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। सो नाउ इट इज अ फील्ड। नाउ वन स्मॉल डेफिनेशन, एम्बेडेड रिंग क्या होता है? एम्बेडेड रिंग यह होता है कि एक रिंग हमारे पास दूसरे रिंग के साथ एक आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, बट वो आइसोमॉर्फिज्म इनटू होगा, ठीक। इनटू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया वो वन वन भी होना चाहिए और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, ऑन टू जरूरी नहीं है। तो इट मीन दैट जो आर डैश होगा वो डेफिनेटली बिगर होगा फ्रॉम आर। ये देखिए मैंने डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करी है। तो इट मीन दैट ये पूरा जो आर है वो इसके साथ इम्बेड हो रहा है, इसके अंदर अटैच हो रहा है, इसका हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा, उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। अब बाकी एलिमेंट कुछ छूट जाएंगे,
क्यों छूटेंगे? बिकॉज अगर ये ऑन टू होता तो डेफिनेटली सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाते. So that's why it is into. So if that type of isomorphism exists between the two rings, then we can call it as embedded ring. Okay. So r dash में embedded हुआ. ठीक. और embedding जो है वो जब होगी, so जो r dash होगा, that call it as extension of r. एक्सटेंशन वर्ड से भी क्लियर हो रहा है कि ये डेफिनेटली बड़ा ही होगा. सो आर डैश विल बी कॉल्ड ए ओवर रिंग, वो बोलते हैं इसको ओवर रिंग और एक्सटेंशन ऑफ आर इफ आर कैन बी embedded in r dash. So simple definition. Now इस एम्बेडमेंट के ऊपर एक थ्योरम है कि every integral domain can be embedded in a field. Okay. कोई भी इंटीग्रल डोमेन होगा वो इम्बेड कर जाएगा फील्ड के अंदर. ठीक. मीन टू से दैट जो आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन है और एक फील्ड है, तो डेफिनेटली इस इंटीग्रल डोमेन का यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में और ये फील्ड होगी. तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमने क्वोशिएंट फील्ड एग्जिस्ट ऊपर प्रूव करी, डिफाइन करी, उसको यूज करते हैं हम. सबसे पहले डी हमने इंटीग्रल डोमेन मान लिया और ये हमने इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ क्वोशिएंट्स जो फील्ड है वो हमने फील्ड ले लिया, या सिंपली वी कैन कॉल इट एज कि हमने यहाँ पे क्वोशिएंट फील्ड ले लिया, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट्स ले ली. अब हमने यहाँ पे डिफाइनिंग कर ली एक मैपिंग की. सो डेफिनेटली डोमेन डी हो गया और एफ आपका कोडोमेन हो गया. एंड यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया, तो हमें उसके रिस्पेक्ट टू एफ में हमें एक इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो ये इक्विवेलेंस क्लास ले ली a,1 फॉर ऑल a,d. हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एफ में एलिमेंट्स मिलेंगे. बट ये देखिए अगर ये इसकी मैपिंग उसी के साथ होगी जिसकी अभी हम यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से जो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे जो क्वोशिएंट इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगी उसकी सेकंड एंट्री जो है वो 1 होने वाली है. ठीक. उसकी सेकंड एंट्री ऑलवेज 1 होगी. ठीक है. और जिसमें सेकंड एंट्री 1 नहीं होगी वो डेफिनेटली इसके आउटसाइड होगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. ठीक. तो सबसे पहले हम इस डिफाइनिंग को देखेंगे कि ये वेल डिफाइंड है. पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं. वेल डिफाइंडनेस एंड वन हम साथ ही प्रूव कर देंगे. तो ये आ गया होमोमॉर्फिज्म. अगर ये अपने ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा. तो फाई ऑफ ए कॉमा बी लेके चले, दैट विल बी लाइक दिस. तो बाय द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट फील्ड्स वी कैन राइट लाइक दिस. ये इसके बराबर आएगा और ये इसके बराबर आएगा. तो ये फाई ऑफ ए हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये यहाँ से आया जो अपने हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करी, दिस वन बाय दिस मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट फील्ड की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो वाई this we have to, so now phi is homomorphism. So phi is homomorphism. अब नाउ हमें 1 1 2 करना पड़ेगा और वेल डिफाइंड. ऑन टू तो करने नहीं क्योंकि इट इज इम्बेडमेंट में इनटू होता है ओनली. तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए डोमेन से डी से सच दैट उनकी इमेजेस इक्वल रख ली हमने. अब चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट भी आना चाहिए सेम होना चाहिए. तो ये इसकी डिफाइनिंग लगा दी और ये डिफाइनिंग लगा दी. तो इनका 2 इक्विवेलेंस क्लास इक्वल तभी होंगी जब a इंटू 1 या a इंटू 1 और b इंटू 1 लाइक दिस. तो ये इक्वल होगा. सो दैट इक्वल टू दिस वन.
सो नाउ क्योंकि आप कभी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b ओवर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट a into 1 b into 1 लाइक दिस। इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो आप इसको। तो हमने दो इमेजेस इक्वल ले ली और एलिमेंट इक्वल आ गए, और रिवर्स कर दें तो वेल डिफाइंडनेस हो जाएगी, एलिमेंट सेम दे तो इमेजेस भी सेम आए। सो दैट्स व्हाई phi is 1 1 and well defined. So phi, therefore phi is an isomorphism d into f. तो इसका मतलब every integral domain is embedded in f. और फर्दर अगर f के पास यूनिट एलिमेंट 1 होगा तो phi of 1 यूनिट एलिमेंट होगा इन f। ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल कोट करना हो तो हम यहाँ पे d ले सकते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक, और एफ हम क्या ले लेंगे, एफ जो हमने डिफाइन करा ऊपर, ए कॉमा बी एल टाइप एलिमेंट ले लेंगे। इस फर्क कितना ही पड़ेगा कि सारे के सारे जो है यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्या है, इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक, डी लिख लो या यहाँ पे इंटीजर्स लिख लो, डी नॉट इक्वल टू लाइक दिस। तो और ये जो फील्ड बन जाएगी दैट विल बी फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपल रैशनल नंबर या कौन भी टाइप, इस तरह का नंबर बन जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल कि रिंग जो इंटीग्रल डोमेन रिंग ऑफ इंटीजर है वो रैशनल नंबर के बीच में एम्बेडेड होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए कैसे, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 और -1 -2 -3 सो एंड सो, और यहाँ पे आ गया रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे भी हमें टीजर ही दिखेगा। जैसे जैसे यहाँ पे 0 है तो हम 0 को लिखा होगा हमने 0/1, यहाँ 1 होगा तो 1 को लिखा होगा 1/1, 2 को लिखा होगा 2/1, 3 को लिखा होगा 3/1, और -1 को लिखा होगा -1/1, -2/1, लाइक दिस। सारे नंबर जो है वो इस तरह से होंगे जिनका डिनोमिनेटर 1। ठीक, और जो जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे होंगे, जैसे 2/3 4/6 लाइक दिस। तो ये सारी एम्बेडमेंट जो है इसके अंदर। ठीक, दैट्स व्हाई अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो हमने डिफाइनिंग करी यहाँ पे उसका जो सेकंड पार्ट रखा है यहाँ पे हमने वो 1 रखा। ठीक, so I hope you understand this. Thank you for watching this. If you have any query you can ask me. Okay.